गुड इवनिंग बच्चों, वेरी गुड इवनिंग एंड वार्म वेलकम टू ज़ेनाडू क्लासेस। कैसे हैं बच्चे? हाउ आर यू? जल्दी बता दीजिए फटाफट। गुड इवनिंग बेटा मनीष, कैसे हो? चलिए चलिए, आइए आइए, फटाफट से आ जाइए, जुड़ते जाएंगे फटाफट से बच्चे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हो गया बच्चे? मनीष, व्हाट हैपेंड? ऑल वेल? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हैं? फीवर है? ओहो बेटा, फीवर का ख्याल रखो, अभी सिचुएशन बड़ी गड़बड़ चल रही है। मेरे को भी था 2-3 दिन पहले फीवर, लेकिन मैं रिकवर कर गया। चलो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, जरूरी है, और टेस्ट भी करा लो अगर कुछ कफ कोल्ड वाले सिम्टम हो रहे हैं तो। चलो ठीक है, टेक केयर बच्चे। लेट्स बिगिन द सेशन। आज हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, वी विल फिनिश दिस चैप्टर, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आपका एक टेस्ट ले लूंगा, ठीक है, डीपीपी दूंगा इसको खत्म करने के बाद, और उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर आप क्वेश्चंस भी कर लेना। एक डाउट रखेंगे, एक डाउट क्लास रखेंगे, अगली क्लास में एक डाउट क्लास रखेंगे। कोई भी डाउट होगा, अगर आपको 15-20 मिनट में मैं डाउट बताऊंगा, फिर हम अगले चैप्टर पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो बच्चे, स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन दिस सेशन। हमने जो बात करी थी पिछली क्लास में, वो क्या करी थी? देखो, यहां पर हमने इवेंट्स पढ़ने हैं अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आज हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स पढ़ने हैं। आज मैं आपको पार्थिनोजेनेसिस भी पढ़ाऊंगा, टाइप्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस भी बताऊंगा। ये लास्ट कुछ टॉपिक्स हैं, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, हमने बात करी थी सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन। देखो, प्री फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है? फर्टिलाइजेशन से पहले वाले इवेंट्स, कोई भी इवेंट्स जो फर्टिलाइजेशन से पहले होते हैं उन्हें हम प्री फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था गैमीट फॉर्मेशन के प्रोसेस को आप गैमीटोजेनेसिस कहते हैं, है ना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। मैंने आपको बताया था गैमीट फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। गैमीट्स हैप्लॉइड होते हैं, ये आपको मालूम रहना चाहिए। अगर बच्चे सिमिलर गैमीट्स हो तो फिर उन्हें होमोगैमीट्स भी कह देते हैं, होमोगैमीट्स, है ना। अगर एक ही टाइप के गैमीट्स बन रहे हो तो उसे होमोगैमीट्स कहते हैं। क्लैडोफोरा, व्हाट टाइप ऑफ एल्गी इज क्लैडोफोरा? जल्दी बताओ, क्लैडोफोरा किस तरह की एल्गी होती है? पिछली बार बताया था मैंने। अच्छा, स्नेहा कह रही है आई एम नॉट वेल। अरे बेटा, सब लोग क्यों बीमार हो गए हो? स्नेहा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बिल्कुल, मैं आपको भेज दूंगा लेक्चर, बट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वीडियो आपको मिलेगा बच्चे कल, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, बताइए। मैंने आपको बताया था क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा इज विच टाइप ऑफ एल्गी? देखो, अभी क्या है ना, थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो रहा है, हुआ है, और कोरोना के इन्फेक्शन भी पीक पर है। तो आप लोग अपना खूब अच्छे से ख्याल रखो, गरम गरम पानी पीते रहो, स्टीम लेते रहो, दिन में 3-4 बार स्टीम लो, ठीक है। उससे भी ठीक रहता है। और कुछ भी पानी वानी पीना है, गर्म पियो, ठीक है। थोड़ा ख्याल रखो अपना, और टेस्ट करा लो। चलिए, ग्रीन एल्गी होती है, यस बच्चों, क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा इज अ काइंड ऑफ ग्रीन एल्गी। इसके ऊपर फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट भी हुए। यूलोथ्रिक्स भी ग्रीन एल्गी है। तो ये होमोगैमीट्स होते हैं। होमोगैमीट्स का मतलब एक जैसे गैमीट्स होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। फिर हमने बात करी थी बच्चे हेट्रोगैमीट्स की। अगर अलग अलग तरह के गैमीट्स बन रहे हैं तो उसे हेट्रोगैमीट्स कहते हैं। फ्यूकस, मैंने आपको बताया था फ्यूकस, व्हाट टाइप ऑफ एल्गी फ्यूकस इज? ग्रीन और ब्राउन। जल्दी लिखो, ग्रीन और ब्राउन, फटाफट लिखो। फ्यूकस किस तरह की एल्गी है? ग्रीन है या ब्राउन है? यस बेटा, यशिका ने लिखा है ब्राउन, ब्राउन ब्राउन। और मैंने आपको ये भी बताया था फ्यूकस इज दी ओनली डिप्लॉयड एल्गी, इफ यू रिमेंबर। 2n एल्गी होती है। हेट्रोगैमीट्स का मतलब ये है टू काइंड ऑफ गैमीट्स। ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको, बस मैं एक रिव्यू देता हूं हमेशा हर क्लास में 2-4 मिनट पहले, ताकि आपको याद आ जाए कि हम क्या पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये आपको मालूम है, मेल गैमीट्स को एंथेरोजोइड कहते हैं, फीमेल वाले को ओवम या एग कहते हैं, ठीक है। आपको पता है ह्यूमन बीइंग में भी स्पर्म और ओवम होते हैं, ये हेट्रोगैमीट्स, दिस वी नो दैट। आओ बच्चों, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये तीनों मैं पढ़ा चुका हूं, ज़ाइगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस। दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन विच इज टेकिंग प्लेस आउटसाइड द बॉडी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अंदर होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉग में होती है, अर्थवॉर्म में होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बहुत सारी जगह होती है, और इंटरनल फर्टिलाइजेशन स्पॉन्जेस में होती है। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए,
एक्सटर्नल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फिर उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब ध्यान से सुनेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमें क्या पढ़ना है? जाइगोट की फॉर्मेशन से एम्ब्रियोजेनेसिस। व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो की बात करते हैं तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। जिस प्रोसेस से एम्ब्रियो बनता है उसे हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। अब ये जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन। तो जाइगोट बना, और जाइगोट बनने के बाद जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आएंगी, तो वहां पर हम एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे। चलिए आ जाओ बच्चों, यहां से अब शुरू करेंगे। देखो ध्यान से सुनो, कुछ फंजाई और एल्गी में जाइगोट डेवलप्स इनटू अ स्पोर कॉल्ड जाइगोस्पोर। मेरी बात जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। देखो कुछ एल्गी में ऐसा होता है, सारे एल्गी में ऐसा नहीं होता। सुनिए, कुछ एल्गी और फंजाई में क्या होता है कि जाइगोट जब बन जाता है तो बनने के बाद वो रेस्टिंग फेज में चला जाता है। यहां लिखा है जाइगोस्पोर अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट। ठीक है, अब ये जर्मिनेट करेगा नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, जाइगोस्पोर अंडरगोज मियोसिस टू प्रोवाइड हैप्लॉइड इंडिविजुअल, दिस लीड्स टू हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आपको मैंने बताया था कि मोस्टली एल्गी हैप्लॉइड होते हैं। याद करो, मोस्टली एल्गी जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, उनके गैमीट्स भी हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड गैमीट्स फ्यूज करते हैं तो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। अब कुछ एल्गी में और कुछ फंजाई में जाइगोट इमीडिएटली मियोसिस में नहीं जाता, मोस्ट ऑफ द एल्गी में चला जाता है। मेरी बात समझो, अगर जाइगोट रेस्टिंग फेज में चला जाए और एक स्पोर बना दे तो उसका नाम होता है जाइगोस्पोर। व्हाट आई मीन टू से इज, ध्यान तो सुनो, ये जाइगोट बना, इस जाइगोट से एक स्पोर बन गया जिसका नाम है जाइगोस्पोर। अब इस जाइगोस्पोर में मियोसिस होगी ताकि हैप्लॉइड इंडिविजुअल्स बन सके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एल्गी एंड फंजाई आर हैप्लॉइड। मैंने आपको बताया था बहुत सारे होते हैं, कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, भी हमने डिस्कस कर रखा है। तो कहने का मतलब यह बच्चे कि देखो क्या लिखा है, इन मेनी फंजाई एंड एल्गी जाइगोट डेवलप्स थिक वॉल स्पोर टू फॉर्म जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर अंडरगोज अ पीरियड ऑफ रेस्ट, रेस्टिंग फेज में चला जाता है ना। फिर मैंने आपको बताया इट जर्मिनेट्स ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन, फिर उसके बाद देखो ये हैप्लॉइड इंडिविजुअल बना देता। तो ऐसी लाइफ साइकिल को हैप्लॉन्टिक कहते हैं। बताओ कोई डाउट तो नहीं? जल्दी बताओ, मैं यहां पर आ गया आपके पास मैसेज पढ़ने। एनी डाउट्स? ठीक है, ग्रेट 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 ग्रेट। सो इसका ये सेकंड पॉइंट एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ना। तो हम आगे चलते हैं। देखो बच्चों, अब यहां लिखा है इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जाइगोट डज नॉट टेक रेस्ट। जाइगोट क्यों रेस्ट करेगा? एनिमल में जाइगोट थोड़ा रेस्ट करता है ना। It divides by mitosis, first form diploid embryo, then individual which is also called diploid. It is called diplontic life cycle. अच्छा, ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? ह्यूमन बीइंग में क्या होता है? ह्यूमन बीइंग में होता है कि मेल गैमीट है आपका स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ सबको पता है ना। फीमेल गैमीट है बच्चों ओवम। ये दोनों फ्यूज कर गए तो बन गया जाइगोट, और जाइगोट से जो इंडिविजुअल बना वो डिप्लॉयड इंडिविजुअल है। डिप्लॉयड इंडिविजुअल, हैप्लॉयड तो नहीं हो सकता ना। जाइगोट से जो बनेगा वो डिप्लॉयड ही बनेगा, नेचुरल सी बात है। फिर से देखो मैं क्या कह रहा हूं, कॉन्सेंट्रेट। मैं कह रहा हूं बच्चे एक मेल गैमीट है, ठीक है, एक फीमेल गैमीट है, दोनों के दोनों हैप्लॉयड है। फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा, डिप्लॉयड है, और उस जाइगोट से एक इंडिविजुअल बनेगा जो डिप्लॉयड। सिंपल सी बात, कोई दिक्कत? तो यहां क्या लिखा है? इन मोस्ट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स द जाइगोट डज नॉट टेक रेस्ट। जाइगोट रेस्ट नहीं करता है, इट डिवाइड्स बाय द माइटोसिस। एक बात बताओ, हमारी बॉडी में अगर जाइगोट में मियोसिस हो गई तो पूरे शहर में बोकारो में हल्ला हो जाएगा कि पता क्या, एग पैदा हुआ है ना, अंडा पैदा हो गया किसी के घर में, या स्पर्मेटोजोआ पैदा हो गया। हैप्लॉइड थोड़ा पैदा होते हैं, ह्यूमन बीइंग्स तो डिप्लॉयड पैदा होते हैं, 2n पैदा होते हैं। तो अब जाइगोट से अगर मान लो हाथ मुंह कान नाक बॉडी बनानी है तो माइटोसिस करनी पड़ेगी। अपनी बॉडी में मियोसिस कब होती है? गैमीट बनाने के समय पे होती है, जाइगोट के बाद थोड़ा होती है।
चलिए प्लीज इसके पहले की स्लाइड का सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा, अभी कर देता हूं। ये बात समझ में आ गई, पहले यहां तक बताओ, ठीक है? अब मैं आपको सुन पा रहा हूं, ठीक है? हाँ, हम क्या बोल रहे थे ये समझ में आ गया ना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों? फिर क्या क्लियर है। ठीक है, आप पिछली स्लाइड पे जाने की बात कर रहे थे। यशिका, हाँ बोलो, कौन सा कह रहे हो, कौन सा पॉइंट बोल रहे हो बच्चे? बोलो यशिका। सर इसका सेकंड वाला पॉइंट। जाइगोस्पोर अंडरगोस पीरियड ऑफ रेस्ट, ये वाली बात। यस सर। देख मेरे बच्चे, क्या होता है ना कि जब गैमीट फ्यूज हो गए ना, तो गैमीट फ्यूज हो गए तो जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के ऊपर ना एक थिक वॉल बन गई, इस तरह से एक थिक वॉल बन गई। ये जो थिक वॉल देख रहे हो ना बेटा, इसको जाइगोस्पोर कह दिया। देखो क्या होता है ना, आप अगर प्लांट किंगडम पढ़ते हो तो वहां लिखा हुआ है कि जाइगोट अंडरगोस रेस्टिंग पीरियड। जाइगोट ना रेस्टिंग पीरियड में चला जाता है। किस केस में? कुछ एल्गी में और कुछ फंजाई में, ठीक है? और कुछ एल्गी में इमीडिएटली डिवाइड कर जाता है मियोसिस से, तो होगी तो मियोसिस ही, लेकिन इसमें एक रेस्टिंग पीरियड, एक बीच में स्पोर बन गया जो कि वैसे ही पड़ा रहेगा, उसको आपने जाइगोस्पोर कह दिया, ठीक है? थिक वॉल जाइगोस्पोर बन गया। अब जाइगोस्पोर रेस्ट में चला गया और उसके बाद नेक्स्ट सीजन जब आएगा, कहने का मतलब, मेरी बात समझो, मैं आपको समझाता हूं। कोई एल्गी है, मेल गेमीट, फीमेल गेमीट, जाइगोट बना। अब मैक्सिमम एल्गी में जाइगोट में इमीडिएटली मियोसिस हो जाती है, लेकिन अब वो जाइगोट के ऊपर इस तरह से कवरिंग आ गई, ऐसे कवरिंग आ गई, ये देखो एक कवरिंग आ गई ऐसे, और ये अब ऐसे पड़ा हुआ 6 महीने के लिए, साल के लिए पड़ा रहेगा जाइगोस्पोर। इसके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, जाइगोस्पोर बन के पड़ा हुआ है। अगले सीजन में जब फेवरेबल कंडीशन आएगी ना, तो इसमें मियोसिस हो जाएगी। आई होप मेरी बात से बना होता है। हाँ, कैल्शियम के सॉल्ट्स होते हैं बेटा ऊपर। ये सब क्लियर हो गया? तो ये मल्टीपल फिजन जैसा केस नहीं हो गया? मल्टीपल फिशन क्यों बोलेंगे बच्चे? मल्टीपल फिशन में आपकी जो है मियोसिस थोड़ा हो रही है, इस जाइगोस्पोर के अंदर मियोसिस हो रही है ना। मल्टीपल फिशन में तो माइटोसिस हो रही थी, मियोसिस थोड़ा हो रही थी। मियोसिस तो रिडक्शनल डिवीजन, उसमें तो एक लेयर बन रहा था ना, जैसे हाँ लेयर बन रहा था, वो एक अलग चीज है। लेकिन जो मल्टीपल फिशन हो रहा था उसमें आप ये देखो, ऐसे ही 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा था। यहाँ तो मियोसिस हो रही है ना, यहाँ पर तो मियोसिस 1 होगी और मियोसिस 2 होगी। यहाँ वेरिएशंस भी आ सकती हैं, यहाँ वेरिएशंस नहीं आएंगी। समझे? डाउट है तो पूछो। यस सर। क्लियर हो गया अच्छे से? मैंने क्या कहा देखो ना, व्हाट इज मल्टीपल फिशन? जैसे आपने प्लाज्मोडियम में पढ़ा था, है ना, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में आपने मल्टीपल फिशन पढ़ा। तो मल्टीपल फिशन का मतलब तो ये है ना कि एक जो ऑर्गेनिज्म है 4-5 ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो गया। इधर आप क्या कर रहे हो? जाइगोस्पोर में मियोसिस कर रहे हो। व्हाट इज मियोसिस? मियोसिस का मतलब है पहले वो डिप्लॉयड जाइगोस्पोर होगा, फिर वो ऐसे टूटेगा, फिर उससे 2-4 सेल्स ऐसी बनेंगी, है ना। तो इसमें तो वेरिएशन आने के चांसेस भी हो गए ना। देखो वेरिएशन आ रहा है, समझ में आया? यशिका पूछ रहे हो बेटा? कौन पूछ रहे थे? स्निग्धा समझ गए। हाँ समझ गया ना बेटा, चलिए वेरी गुड। आप देखो केस में जैसे सिस्ट बोलते थे ना, तो इधर भी सिस्ट बोलेंगे। हाँ, इसको सिस्ट की तरह से ही ये जाइगोस्पोर है भाई। ऐसा है ना, कभी कभी जाइगोट बनने के बाद वो सो जाता है, कहता नहीं मैं अभी नहीं डिवाइड करूंगा, बाद में करूंगा जब मेरा मन करेगा। ऐसी पड़ी हुई है बॉल की तरह से, है ना, वैसे करके रेस्टिंग पीरियड में चला गया। तो सब सारे के सारे एल्गी में नहीं हो रहा, कुछ कुछ में हो रहा है सब। बाकी एल्गी में, मोस्ट ऑफ द एल्गी में क्या होता है, जाइगोट बनते तुरंत मियोसिस हो जाती है, इमीडिएटली बाद मियोसिस हो जाती है, इसमें रुक जाता है। ठीक है? यस। जैसे आप ये समझो ना, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, चलो कॉमन एग्जांपल देता हूँ। आपकी स्कूल की छुट्टी हुई, मान लो आप बाहर निकले, बारिश हो रही है ना। आप में से मैक्सिमम बच्चे बारिश में भाग गए, भीग लेंगे। कुछ बच्चा क्या कहेगा, मैं आराम से अपना जो है छाता वाता खोल के वहीं खड़ा हो गया, या छाता भी नहीं खोल के अपने स्कूल के कैंपस के अंदर ही खड़ा हो गया, जब बारिश रुकेगी तो मैं जाऊंगा। बस सिमिलर कंडीशन है, बस वैसे ही है और कुछ नहीं। ठीक है? सब में नहीं होता, कुछ में होता है। चलिए सर ये वाला फिर से रिपीट कीजिए ना एक बार। क्या चीज? बारिश वाला? कौन सा वाला? जाइगोस्पोर वाला? यस। जाइगोस्पोर मैंने कहा बच्चे, देख ये देखो। अच्छा एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था? देखो मैं आपको फिर से लिख के बताता हूं। जैसे आपने क्लेमाइडोमोनास पढ़ा था, याद है आपको? क्लेमाइडोमोनास में आपने गैमीट बनाया था माइटोसिस से, है ना। मान लो ये बना एन, रुको, मान लो ये बना क्लेमाइडोमोनास का गैमीट, मेल और फीमेल, 2n बना। अब क्लेमाइडोमोनास इमीडिएटली मियोसिस में चला गया,
क्लेमाइडोमोनास रुकता नहीं है ना, क्लेमाइडोमोनास की लाइफ में अनफेवरेबल कंडीशन नहीं आ रही, वो स्पोर नहीं बना रहा, वो कह रहा है कि मैं फटाफट डिवाइड कर गया, तो जाइगोटिक म्यूसिस हो गई। इसमें क्या हो रहा है कि जाइगोस्पोर बन गया। इसमें कोई एल्गी ऐसी है जो ये कह रही है कि मेरा जाइगोट तो बन गया, लेकिन मैं इमीडिएटली ना म्यूसिस नहीं करूंगा, थोड़ी देर बाद करूंगा, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, मेरी कंडीशन अच्छी नहीं लग रही मुझे, तो मैं सो गई, डॉर्मेंट हो गई, इनएक्टिव हो गई, स्पोर बना दिया अपने ऊपर, एक दीवार खींच ली, इनएक्टिव होके सो गया। अभी समझ में आया मैंने क्या कहा? बताओ बच्चे। सर एल्गी और फंगई हैप्लॉइड कंडीशन में क्यों मतलब एग्जिस्ट करना चाहते हैं? अगर वो डाइप्लॉइड स्टेट में रहते तो फिर क्या प्रॉब्लम था? देखो बच्चे, ये ना तो दो ऑब्जर्वेशन है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। जैसे देखो, डिप्लॉयड में फ्यूकस होता है, ये तो देखो कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है या डिप्लॉयड है, ये एक्चुअली उसके प्रिमिटिव कंडीशन पे डिपेंड करता है ना। जैसे शुरू के जो ऑर्गेनिज्म थे वो ज्यादा सिंपल थे, तो उनमें म्यूसिस होती ही नहीं थी, तो वो हैप्लॉइड होते थे। हैप्लॉइड से अब जैसे देखो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया में तो कभी भी म्यूसिस नहीं हो सकती है, लेकिन जब फिर फंजाई एल्गी बनना शुरू हुए तो क्या हुआ ना, वो थे तो हैप्लॉइड, लेकिन उन्होंने एक नई म्यूसिस निकाली, जाइगोटिक म्यूसिस, फिर और इवॉल्व हुए स्पोरिक म्यूसिस, फिर और इवॉल्व हुए, जब और इवॉल्व हुए जैसे ह्यूमन बीइंग बन गए या प्लांट्स बन गए। अब ह्यूमन बीइंग ये कहते हैं जी हम डिप्लॉयड रहेंगे, और हम क्या करेंगे, डिप्लॉयड होने से ना वेरिएशंस भी तो आती है ना, क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, तो हमको जब गेमीट्स बनाने होंगे, जैसे ह्यूमन बीइंग को स्पर्मेटोजोआ बनाने पड़ेंगे या फीमेल को ओवम बनाना पड़ेगा, तो हैप्लॉइड हो जाएगा, है ना। लेकिन और पीछे की तरफ जाओगे, अब एल्गी फंजाई तो प्रिमिटिव है ना भाई। आप ये कह सकते हो सबसे पहले कौन सा किंगडम बना, मोनरा, मोनरा के बाद क्या बना, प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के बाद फिर आपके कौन से बने, फंजाई, फंजाई के बाद आपका प्लांटेई, प्लांटेई में एल्गी आए। तो फंजाई और एल्गी, अब एल्गी उतने डेवलप प्लांट नहीं है ना, तो उनको उसी तरह की लाइफ जीनी है, ये उनकी लाइफ में कॉम्प्लेक्सिटी है कि वो है तो हैप्लॉइड, लेकिन बनना पड़ता है डिप्लॉयड, फिर से हो जाते हैं हैप्लॉइड, है ना। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। यस सर। तो ये जो हम कहते हैं ना, जो हायर ऑर्गेनिज्म, अब जैसे मान लो कोई एंजियोस्पर्म है, अब कोई तुलसी का पौधा है, कोई मान लो आलू प्याज की फैमिली है, या मटर का पौधा है, या कोई और, अभी जो आपको आम के पेड़ दिख रहे हैं, लीची के पेड़ दिख रहे हैं, ये सब क्या है, एंजियोस्पर्म है ना। ये क्या कहते हैं, इनको भी पॉलन ग्रेन बनाने के लिए अब कोई पेड़ अगर आप देख रहे हो, आपके बोकारो में कोई पेड़ लगा, तो उसका वजूद डिप्लॉयड है, 2n है ना। अब आप देखो वो ट्री है, वो हायर प्लांट्स है। जब हम पढ़ते हैं ना, जब हम पढ़ते हैं, आप ये देखो जैसे 11th में पढ़ते थे, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। व्हाट आर हायर प्लांट्स? हायर प्लांट्स आर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, और एंजियोस्पर्म सबसे हाईएस्ट है। तो एंजियोस्पर्म क्या करते हैं, अब एंजियोस्पर्म अगर आप 2 आम के पेड़ देखोगे तो उसमें ही वेरिएशन आ जाएगा। आप देखो ना कितने तरह के आम बनते हैं, 50,000 वैरायटी आम की बनती है हिंदुस्तान में, है ना, मतलब टोटल मिला के अभी तक जो बन गई होगी, एक बारी में नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि इतनी सारी बासमती राइस है, इतने सारे बासमती राइस है, लाखों वैरायटी है, ठीक है। तो क्यों हो रही है? क्योंकि वेरिएशन आ रही है। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आना बहुत आसान है, क्योंकि 2-2 सेट क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो जीन्स भी अलग अलग तरह से सेपरेट होंगी, इसीलिए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बने। और हैप्लॉयड जो थे वो सिंपलर थे, है ना। तो ये बड़ी गूढ़ बायोलॉजी है बेटा। चलिए आप देखो, ये हमने समझ लिया। अब देखो मोस्ट प्लांट्स में, मोस्ट प्लांट्स देखो, इन मोस्ट प्लांट्स जाइगोट फर्स्ट फॉर्म्स एम्ब्रियो देन डिप्लॉयड स्पोरोफाइट। भाई जाइगोट क्या बनाता है? पहले एम्ब्रियो बनाता है, जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है। आपको आपने मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं, रुको, आपको मैं समझाता हूं। जो एंजियोस्पर्म होते हैं ना, मान लो एंजियोस्पर्म का कोई ओव्यूल है, अगर आपने ऐसा पढ़ा हुआ है, और अगर नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आपको पढ़ा देता हूं, 11th में ही पढ़ना होता था। मान लो ये कोई ओव्यूल है एंजियोस्पर्म का, ध्यान से सुनना मैं जो कह रहा हूं, सुनना मैं जो कह रहा हूं। तो यहां पर बच्चे आपके पास 3 न्यूक्लियाई होते हैं, यहां पर 2 न्यूक्लियाई होते हैं, और यहां पर 3 एंटीपोडल सेल्स होती है। ये हमें 12th में भी पढ़ना है कैसे बनेगी, लेकिन फिलहाल आप ये देखो कि ये एम्ब्रियो सैक है, दिस इज एम्ब्रियो सैक। ये एम्ब्रियो सैक है जो ओव्यूल से डेवलप हुआ, ओव्यूल से डेवलप हुआ एम्ब्रियो सैक। सुनते रहिए। अब इस एम्ब्रियो सैक में क्या है ना, ये है एग, और ये 2 सिनर्जिट्स हैं, दीज आर सिनर्जिट्स। अगर आपने 11th में ऐसा पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो कोई घबराओ नहीं, मैं बता देता हूं। ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, और ये 3 एंटीपोडल सेल है। अब इसकी डिटेल्स हमारे 12th के सिलेबस में ही है, लेकिन 11th में भी हमने पढ़ना होता था। देखो
तो अब क्या है ना कि कैसे बनता है सीड, कैसे बनेगा आपको मैं बताता हूं। देखो अब क्या है कि मान लो कोई पॉलन ग्रेन, पॉलन ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब है, दिस इज योर पॉलन ट्यूब। इस पॉलन ट्यूब में दो मेल गैमीट होते हैं, दो मेल गैमीट होते हैं, एक और ये दूसरा। चलो लेट अस यूज कोई और कलर, पीला वाला यूज करते हैं। ये एक मेल गैमीट है और ये दूसरा मेल गैमीट है। ये दो मेल गैमीट्स हैं पॉलन ट्यूब में, जो मेल वाले पार्ट से आ रहे हैं। अब ये क्या होता है ना, एक मेल गैमीट यहां पर फ्यूज कर जाता है इस एग के साथ, और एक मेल गैमीट यहां पर फ्यूज करता है। mg का मतलब मेल गैमीट, mg का मतलब मेल गैमीट। तो अब क्या हुआ, जब एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा एग के साथ, मेल गैमीट प्लस एग, तो इसे बोलते हैं जाइगोट, और यहां से डेवलप होता है एम्ब्रियो, यहां से एम्ब्रियो डेवलप होता है, ये एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, प्लांट में भी एम्ब्रियो होता है, ठीक है। और जब ये तीनों फ्यूज कर जाते हैं तो 3n बन जाता है, तो इसे बोलते हैं एंडोस्पर्म। जैसे आप नारियल पानी पीते हो ना और नारियल खाते हो तो एंडोस्पर्म है। ये एंडोस्पर्म ना इस जाइगोट को नरिशमेंट देगी। ध्यान से सुनो, ये जो एंडोस्पर्म यहां बन रही है सेंटर में, इसे ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं, ये आगे पढ़ाऊंगा। तो जो एंडोस्पर्म है ना, वो नरिशमेंट देने का काम करती है। ये जो यहां पर एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, सिनर्जिड्स का भी काम होता है, ये पाथ को गाइड करते हैं पॉलन ट्यूब के, वो सब आपको अभी मैं 12th में ही पढ़ाऊंगा। तो कहने का मतलब यह है कि हायर प्लांट्स में क्या हो रहा है, हायर प्लांट्स में भी तो फर्टिलाइजेशन हो रही है। फर्टिलाइजेशन कैसे हो रही है, ये एक मेल गैमीट है और ये एक और मेल गैमीट है, ये यहां से फ्यूज है तो वहां से जाइगोट बना। अब जाइगोट की प्लॉइडी क्या है, 2n है, और वहां से क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया। और ये जो बीच में बना देखो 3, ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, तो अब 3n बन गया। 3n को बोला एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है किसको, ये जो अंदर जाइगोट डेवलप हो रहा है, जो अब जो जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलप हुआ ना, उस एम्ब्रियो से ही रूट और शूट डेवलप होगी, उसी एम्ब्रियो से प्लांट्स डेवलप होंगे, लेकिन उसको नरिशमेंट देने के लिए एंडोस्पर्म है। क्या मेरी बात समझ में आई? यस। क्लियर हो गया बच्चों सबको? कोई डाउट? थम्स अप लगा दो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी थम्स अप लगाओ, थम्स अप लगाओ मनीष एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। चलिए 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 चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सबको समझ में आ रहा है। तो अब मैं जो कह रहा हूं उस बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर बात क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर बात कर रहे थे मोस्ट प्लांट्स जाइगोट फॉर्म्स फर्स्ट फॉर्म्स एन एम्ब्रियो। अभी मैंने आपको बताया जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। देन डिप्लॉयड स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट बना देते। The sporophyte has sporangia where meiosis takes place to form haploid spores. The latter produce haploid gametophyte. The gametes are produced in the gametophytes. This leads to diplohaplontic life cycle. क्या मेरी बात समझ में आई? ये तो आपके दूसरे प्लांट्स में हो गया, जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया, फिर स्पोरोफाइट बन गया। ये आपके ब्रायोफाइट्स में हो गया, ब्रायोफाइट्स में। ये समझ में आ रहा है? ब्रायोफाइट और स्पोरोफाइट में हो गया, टेरिडोफाइट्स। इज दैट क्लियर? जल्दी बताएंगे, थम्स अप लगाते जाओ। सर ब्रायोफाइट वगैरह में जाइगोट एम्ब्रायो कहाँ बनाता है? बेटा ब्रायोफाइट में क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी होती है गेमेटोफाइट, है ना? Yes. उस गेमेटोफाइट से जाइगोट बना, जाइगोट से स्पोरोफाइट बना, ठीक है? तो स्पोरोफाइट से किसी किसी में पहले एम्ब्रियो जैसी कंडीशन बन जाती है ना, वो एम्ब्रियो जो है, जैसे प्रोथैलस भी पढ़ा होगा आपने, Yes. तो वैसे करके, ठीक है, समझ गए? Yes. चलिए, एम्ब्रियोजेनेसिस। आइए जी, एम्ब्रियोजेनेसिस में हमें ओविपेरस और विविपेरस एनिमल्स में डिफरेंस पहले देखना है। एक ओविपेरस भी होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो एनिमल्स की बात करें हम, प्लांट्स की लाइफ साइकिल तो समझ ही ली हमने, एनिमल्स की बात करें ओविपेरस। देखो 3 वर्ड्स हैं, एक ओविपेरस, एक विविपेरस, एक ओविपेरस। पहले मैं ओविपेरस और विविपेरस में डिफरेंस बता देता हूं। तो देखो बच्चे, यहां पर हम क्या कहते हैं, फीमेल्स ले फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज्ड एग्स। ओविपेरस का हिंदी में मतलब होता है अंडे देने वाले एनिमल्स। तो या तो फर्टिलाइज एग पास करेंगे, अनफर्टिलाइज करेंगे, है ना? फीमेल गिव बर्थ टू यंग वंस। एग्स आर सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव कवरिंग, और यहां पर प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं होती है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। भाई जो ओविपेरस है उस एनिमल में वेजाइना से एग बाहर आ रहा है, मतलब ओवम बाहर आ रहा है। अब उसका जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के बाहर है,
और यहां पर इनसाइड द बॉडी होता है। जैसे ह्यूमन बींग्स क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, वी ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, दे गिव बर्थ टू यंग वंस, तो यंग वंस का तो फर्टिलाइजेशन अंदर हो रही है। फूड रिक्वायर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इट स्टोर इन द एग, और यहां पर प्लेसेंटा प्रोवाइड कराता है, ठीक है। फीमेल ले एग्स इन द सेफ प्लेसेस इन द एनवायरनमेंट बट चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर लेस। भाई जो ओवी पैरस है, अगर मान लो कोई लिजर्ड है एग्स ले कर रही है तो जरूरी थोड़ा है कि उसके एग्स सर्वाइव कर जाएंगे। यहाँ पर यंग वंस उनकी बॉडी के अंदर ही होते हैं, ठीक है। जैसे बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल्स, एगलिंग मैमल्स, है ना, यहाँ पर मैमल्स एक्सेप्ट एगलिंग मैमल्स। पढ़ लो इसको, स्लाइड को, आसान है, यहाँ से समझ में आ जाएगा। फिर मैं ओवी पैरस बताता हूँ। सो अनफर्टिलाइज्ड एग रहता है तो फिर वो यंग वंस भी कैसे डेवलप करता है? पार्थिनोजेनेसिस, कुछ कुछ में होता है ना, पार्थिनोजेनेसिस भी तो होता है ना। सो मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद ही ना कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है? क्योंकि अनफर्टिलाइज से भी कर सकता है। जैसे आप देखो ना, ड्रोन्स पैदा होते हैं ना हनी बी में, अनफर्टिलाइज एग से पैदा होते, उसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, होता है ना। ड्रोन सुना अभी? यस सर। हाँ, वैसे हो गया ना, अनफर्टिलाइज हो गया। चलिए, अब एक और चीज है, देखो बेटा ध्यान से सुनो, एक चीज और है, ओवोविविपेरस। ओवोविविपेरस, देखो तीन चीजें मैंने आपको बताई थी। एक मैंने बताई थी, एक तो मैंने बताई ओविपेरस, जो क्या ले कर रहे हैं, एग्स ले कर रहे हैं। एक हो गया आपका विविपेरस, क्या ले कर रहे हैं, जो यंग वन को पैदा कर रहे हैं। एक हो गया ओविविपेरस। ओविविपेरस का क्या मतलब है कि जो हैचिंग है ना, ध्यान से सुनना, हैचिंग टेक्स प्लेस इन दी यूट्रस ओनली। हैचिंग ऑफ एग इज इन यूट्रस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर जो एग है वो हैच करेगा और ये यहां से ऑर्गेनिज्म पैदा होगा। तो एक्चुअली जो पैदा हो रहा है तो वो तो विविपेरस ही हुआ। नहीं समझ रहा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अच्छा मुझे बताओ, बोल के बता देना, हैन क्या है, ओविपेरस है विविपेरस? बताओ बताओ बताओ। ओविपेरस। ओविपेरस। तो एग जो है बॉडी के बाहर आया, जो डेवलपमेंट है छोटे वाले बर्ड का, चिकन का, वो बॉडी के अंदर हो रहा है, बॉडी के बाहर हो रहा है? बाहर। तो उसे ओविपेरस कह दिया। ह्यूमन बींग्स में क्या हो रहा है कि जो भी बर्थ हो रही है वो किसकी हो रही है, एग की हो रही है, यंग वन की हो रही है, यंग वन की, तो हम हो गई ओविपेरस। लेकिन कुछ कुछ जैसे कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जहां पर, जैसे स्कॉर्पियो, बिच्छू, और भी कुछ होते हैं, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई, ठीक है, कुछ लोअर एनिमल्स भी होते हैं, जिसमें एग का जो हैचिंग है, हैचिंग, वो हैचिंग का मतलब अंडे का फटना, उसके अंदर से ऑर्गेनिज्म निकलना, वो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूट्रस के अंदर ही हो गया है। हैचिंग जो है वो यूट्रस के अंदर हुई, तो इनफैक्ट जो पैदा हुआ वो तो ऑर्गेनिज्म ही हुआ ना, है ना। तो एक्चुअली वो ओविपेरस हो गए, विविपेरस ही, लेकिन कहते हैं ओविपेरस क्योंकि उन्होंने एग अंदर ही बनाया और एग की हैचिंग भी यूट्रस के अंदर ही हुई, और जो पैदा हुआ वो यंग वन। नहीं समझ आया मैंने क्या? बोलो बच्चा लोग जल्दी से, बोलिए बोलिए बोलिए। ये सर लिखा है? अच्छा मैंने देखा सर समझ में आ गया। ओके वेरी गुड, ठीक है। सर स्कॉर्पियो के अलावा और एग्जांपल्स दीजिए ना। वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, वुचरेरिया सुना है? वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई, नहीं। फाइलेरियल वर्म कहते हैं इसको, फाइलेरियल, फाइलेरियल वर्म, जिससे फाइलेरिया होता है ना। फाइलेरिया का मतलब क्या होता है? जो जिसमें पैर जो एलिफेंट की तरह से हो जाता है, एलिफेंटियसिस, नेमेटोड है ये। तो यहाँ हैचिंग ऑफ एग का मतलब क्या है? हीट हैचिंग का मतलब अंडे का फूटना, उसमें से यंग वन निकलना, है ना। जैसे आप देखते हो ना कि जो हेन होती है वो अपने एग को इनक्यूबेट करती है, जिसे हिंदी में कहते हैं अंडों को सेकना, बॉडी बैठ जाती है ना उसके ऊपर, है ना, तो टेम्परेचर बढ़ता है, उसकी वजह से हैचिंग होती है। अंडे का फटना, आप देखो किसी बर्ड में भी एग फटता है तो उसमें से छोटा बेबी बर्ड बाहर आता है ना, उसे हैचिंग कहते हैं। तो ये हैचिंग बॉडी के अंदर ही होगा। मनीष समझ, फ्यूजन नहीं होता? क्या चीज? इनमें फ्यूजन नहीं होता है? फ्यूजन होगा ना बेटा, अंदर ही हो रहा है ना फ्यूजन, तो इनसाइड ही हो रहा है। बताइए मनीष क्या कह रहे हो बेटा, समझ में आ गया? फर्टिलाइज्ड एग रहता है ना? हाँ फर्टिलाइज है क्या, अनफर्टिलाइज कैसे हो सकता है? अनफर्टिलाइज होगा तो फिर तो हैप्लॉइड पैदा हो जाएगा।
मनीष मैं ये कह रहा हूं कि ओविपेरस का मतलब है कि ओवम की हैचिंग। देखो ये फर्टिलाइज है क्या, पहले तो आप ये समझो ना, ये फर्टिलाइज है क्या। अच्छा अरे मेरे झल्ले बच्चे, फर्टिलाइजेशन तो फेलोपियन ट्यूब में ही हो जाती है ना। मान लो किसी कोई एनिमल है तो उसकी फर्टिलाइजेशन कहां हुई, फेलोपियन ट्यूब में ही हुई ना। Yes, sir. तो यहां पर फर्टिलाइज एग आ गया। अब इस फर्टिलाइज्ड एग की अगर हैचिंग बॉडी के बाहर हो रही है तो क्या बोलेंगे उसे, ओविपेरस या विविपेरस या ओविपेरस। अगर बाहर हो रही है बताओ तो Oviparous. ओविपेरस। अगर यूट्रस के अंदर ही होगी तो क्या बोलेंगे, Viviparous. विविपेरस। क्यों बोलेंगे ओविपेरस। अरे बेटा Yes, ह्यूमन बीइंग में हैचिंग थोड़ा होती है, ह्यूमन बीइंग में अंडा थोड़ा फूटता है, ह्यूमन बीइंग में तो ओवम जो होता है वो फ्यूज होके पूरा जाइगोट बन गया ना। yes, sir. समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर यहाँ टिश्यूज भी फॉर्म नहीं हो रहा होगा, वॉल हाँ, का नहीं। थिकनिंग भी नहीं हो रहा होगा। क्या चीज नहीं हो रहा होगा, तो वॉल भी नहीं थिक हो रहा होगा, टिश्यूज का हाँ फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा बिल्कुल होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये रप्चर करके ना ऑर्गेनिज्म ही पैदा हो जाता सीधा, उसी के अंदर डेवलपमेंटल चेंजेस आ जाते हैं। अब आ जाओ बच्चों पार्थिनोजेनेसिस, जिसको वर्जिन बर्थ कहते हैं। वर्जिन बर्थ क्यों बोला, क्योंकि अनफर्टिलाइज्ड ओवम से ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है। अब ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जरा ध्यान से सुनेंगे। अनफर्टिलाइज्ड, अब आप देखो ये बड़ा अजीब कहानी है। अनफर्टिलाइज्ड अगर एग से कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाए, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, तो उसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। अब कई लोग इसको पार्थिनोकार्पी से कंफ्यूज कर देते हैं। पार्थिनोकार्पी जो है वो बॉटनी में यूज होता है वर्ड। पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है सीडलेस फ्रूट। ध्यान रखना पार्थिनोजेनेसिस है, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, मन के सच्चे भोले भाले, झल्लास्टिक जिसको कहते हैं, है ना, वो क्या करते हैं कि पार्थिनोकार्पी और पार्थिनोजेनेसिस में कंफ्यूज हो जाते हैं। कार्पी का मतलब फ्रूट होता है, पार्थिनोकार्पी का मतलब है जैसे आप बिना सीड के कोई फ्रूट बना रहे हैं, वो बॉटनी का टर्म है। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब है, पार्थिनोजेनेसिस भी बॉटनी में आएगा थोड़ा सा, लेकिन पार्थिनोजेनेसिस का मतलब है कि इसमें स्पर्म का योगदान नहीं है। वर्जिन बर्थ यानी कि स्पर्मेटोजोआ है ही नहीं, यानी कि अनफर्टिलाइज्ड एग से इंडिविजुअल आ गया। कैसे आ गया अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। मेरी बात समझो, फिर से समझो। मैंने आपको ये बोला पार्थिनोकार्पी से कंफ्यूज नहीं होना। पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है व्हेन द फ्रूट इज सीडलेस, वो अगले चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है, या 11th में पढ़ना था। हम यहां पर बात कर रहे हैं पार्थिनोजेनेसिस, यानी कि व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ एन एग इनटू अ कंप्लीट इंडिविजुअल विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, इसलिए ऊपर वर्जिन बर्थ लिखा है। बताओ बेटा जल्दी जल्दी जल्दी, ये बॉटनी का है, लिख देता हूं। बताओ 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 बताओ, एनी इश्यूज, फटाफट बोलते जाया करो ना, नहीं तो थम्स अप लगाया करो, मेरे को मैसेज पढ़ने आना पड़ता है। सर पार्थिनोकार्पी में क्या होता है? पार्थिनोकार्पी में सीड नहीं बनता वहां पर। पार्थिनोकार्पी तो बेटा हमको पढ़ना है ना, बहुत डिटेल में पढ़ना है। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट आएगा ना, बिना सीड के डेवलपमेंट हो जाता है। कभी कभी ये अभी आगे बताऊंगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। ये इसलिए मैंने बताया, दोनों मिलते जुलते टर्म है ना। पार्थिनोकार्पी बताने के लिए फिर मुझे आधा घंटा लग जाएगा, अगले चैप्टर में आएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा। यस सर। ये याद रखो, सीडलेस है, विदाउट सीड, सीडलेस फ्रूट। कार्पी का मतलब फ्रूट है, ठीक है। और यहां पर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं, प्लांट्स में भी हो सकता है पार्थिनोजेनेसिस, यानी कि ओवम से पूरा के पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत, जल्दी बताओ। सर तो ये कैसे हो रहा है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा हो गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही तो पढ़ा रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ ना, देखो तो सही, वही तो कहानी सुना रहा हूँ। 3 तरह के पार्थिनोजेनेसिस अभी बताऊंगा, अभी तो शुरुआत ही हुई। देखो, एक होता है बच्चे नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस और एक होता है आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। एक नेचुरली होता है, जैसे मैं आपको बताता हूं। अब 2 मिनट मेरी बात सुन लेना, ठीक है, आपको समझा देता हूं कैसे। जो नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस है ना बच्चे, तो वो रेगुलरली किसी किसी एनिमल की बॉडी में होता रहता है, रेगुलरली इन द लाइफ साइकिल ऑफ सर्टेन एनिमल्स। इट मे बी कंप्लीट, इनकम्प्लीट, और अब मैं बताता हूं कैसे, अभी बता रहा हूं, थोड़ा पेशेंस रखो। कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है, पीडोजेनेटिक भी हो सकता है। जैसे पीडोजेनेटिक क्या होता है भी मैं आपको बता दूंगा, सुनो। जैसे कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस का क्या मतलब है,
ऑब्लिगेटरी पार्थिनोजेनेसिस। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट होता ही नहीं है, उनकी जिंदगी ऐसे चल रही है। जैसे लेसरेटा सेक्सिकोला आर्मेनिका, ये एक लिजर्ड है, ठीक है, कॉकेशियन रॉक लिजर्ड, एक छिपकली, अभी मैं आपकी फोटो भी दिखाता हूं, टिफ्लिना ब्राह्मिना, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर ऑब्लिगेटरी कंपल्सरी पार्थिनोजेनेसिस हो रही है, यानी कि ओवम के अंदर एक तरह से माइटोटिक डिवीजन होती जा रही है, उससे एग डेवलप होते जा रहे हैं। इसके लिए कुछ टेम्परेचर्स चाहिए होते हैं, इसके लिए कुछ केमिकल्स चाहिए होते हैं, इसके लिए कुछ हार्मोन्स चाहिए होते हैं, कुछ स्टिमुलाई चाहिए होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा नहीं तो हर ऑर्गेनिज्म में हो जाएगा क्या, हर ऑर्गेनिज्म में एग के अंदर से ही कोई डेवलपमेंट हो जाएगा, ह्यूमन बीइंग में ही ऐसा हो जाएगा, होता तो नहीं है ना, क्योंकि ये कुछ खास सर्कमस्टांसेस में होता है और कुछ खास एनिमल्स में ही होता है, सब एनिमल्स में दुनिया के ऐसा नहीं होता। उसके लिए कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं, वो अलग अलग एनिमल की अलग अलग कंडीशन है, कुछ टेम्परेचर होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं, कुछ इनकी डाइट्स पे भी डिपेंड करता है। जैसे ऐसा कहा जाता है कि बर्ड्स के जो एग्स होते हैं ना, उनकी मॉर्फोलॉजी, शेप, कलर, डाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। बर्ड कौन सा सीड खा रहा है, उस सीड के खाने से एग के कलर में चेंज आ जाता है, यही तो बायो की ब्यूटी है ना। तो अब क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जहां ऑब्लिगेटरी कंपल्शन है, कंपल्शन क्या है कि भाई हम सिर्फ पैदा ही होंगे तो पार्थिनोजेनेसिस से होंगे, भगवान जी ने हमें बना के ही ऐसा भेजा है, प्रभु की माया कहीं धूप कहीं छाया। कहने का मतलब इन ऑर्गेनिजम्स का जन्म ही पार्थिनोजेनेसिस से होगा, इसके अलावा इनके अंदर फ्यूजन ऑफ गैमीट का कोई काम नहीं है, ठीक है। जैसे देखो कैसे, ये देखो ये बच्चे, ये आपको दिख रही है, ये है कॉकेशियन रॉक लिजर्ड जिसका नाम लेसरेटा सेक्सिकोला है, ये छिपकली है, ठीक है, रॉक लिजर्ड है। ये जो आप देख रहे हो इसका नाम है लेसरेटा सेक्सिकोला, जो पीछे लिखा हुआ था ये देखो, ये है लेसरेटा सेक्सिकोला, नाम याद रखना। आर्मेनिका याद नहीं रहे तो चल जाएगा, लेकिन लेसरेटा सेक्सिकोला याद रखना। ये जो है ना, इसके अंदर सीधा इसके अंदर फीमेल एग ले करती है और उस एग से इंडिविजुअल बन जाता है, उसी से मेल फीमेल डिफरेंशिएशन हो जाता है, वो टेम्परेचर बेस्ड होता है, ठीक है। तो ये है आपकी एक लिजर्ड जिसका नाम है कॉकेशियन। कॉकेशियन मतलब कॉकेशियन एक मतलब एरिया का नाम रखा गया, जैसे यूरोप के कुछ एरियाज के लिए बोल देते हैं रॉक लिजर्ड, ठीक है। रॉक के ऊपर लिजर्ड होती है, ये लिजर्ड आपको याद रखनी है, इसके अंदर होता है। फिर उसके अलावा एक स्नेक होता है टिफ्लिना ब्राह्मिना, सबसे छोटा स्नेक है, तो थोड़ा मैंने बड़ा करके इसलिए दिखाया ताकि आपको दिख जाए। इस स्नेक में क्या हो रहा है कि ऑब्लिगेटरी यानी कि कंपल्सरी पार्थिनोजेनेसिस हो रहा है नेचुरली। मैं नहीं कुछ कर रहा, आप कुछ नहीं कर रहे, साइंटिस्ट कुछ नहीं कर रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, ये देखो, कंप्लीट ऑब्लिगेटरी पार्थिनोजेनेसिस, इसका कोई मतलब वो नहीं है, इसका कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, इसमें कोई फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होगा। क्या लिखा है, कंप्लीट ऑब्लिगेटरी, कंपल्शन का मतलब इसमें और कोई रिप्रोडक्शन नहीं होगा, सिर्फ ऐसे ही होगा। लेसरेटा सेक्सिकोला और टिफ्लिना ब्राह्मिना। लेसरेटा सेक्सिकोला एक लिजर्ड है, रॉक लिजर्ड है, ये नीचे रॉक है, उसके ऊपर लिजर्ड है, और ये स्नेक है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी। बताइए बताइए बताइए। तमन्ना नाम है बेटा इसका, ठीक है। यशिका को समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और कोई बच्चे को, किसी को प्रॉब्लम, मनीष को कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी बच्चे को कोई डाउट है? स्निग्धा, ओके बच्चे, वेरी गुड। तो हमें याद रखना है, हमने पढ़ा पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस को वर्जिन बर्थ कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल का पहला टाइप बता दिया, कंप्लीट, इसकी जिंदगी में कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस है, टिफ्लिना ब्राह्मिना और लेसरेटा सेक्सिकोला। आइए अब हम बात करते हैं इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस। अब मैं आपको हनी बी की स्टोरी पूरी सुनाऊंगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन सुना देता हूं शॉर्ट में सुना देता हूं, ठीक है। अब इसकी स्टोरी हमारी है चैप्टर नंबर मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 8वें 9वें चैप्टर में, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको पूरी बता देता हूं तो कि आपको समझ में नहीं आएगा, शॉर्ट में बताता हूं, वहां पर डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। सुनो, हनी बी की कहानी सुनो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। हनी बी में ये जो आपको दिख रहा है, ये भाई साहब जो आपको दिख रहे हैं, ये ड्रोन है, ड्रोन। अब मेरी बात समझना, मैं बहुत सारी पिक्चर इसलिए ऐड करता हूं ताकि थोड़ा इंटरेस्ट आए, थोड़ा आपके दिमाग में पिक्चर बैठ जाती है ना, नहीं तो पता नहीं चलता। देखो ड्रोन जो होते हैं वो मेल्स होते हैं। पहले मेरी बात सुनना, 10 मिनट मेरी बात सुन लेना, बड़ी मजेदार कहानी है और काफी डिटेल में तब बताऊंगा, लेकिन अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उतना मैं बता देता हूं। तो फिर इनकम्प्लीट क्यों बोला ये भी मैं आपको बताऊंगा।
देखो बच्चे, हनी बी में आ गया मार्कर, ये रहा। हनी बी में 3 तरह के ऑर्गेनिज्म, एक है ड्रोन, एक है वर्कर और एक है क्वीन। जरा ध्यान से समझना, ये 2n है, ये 2n है और ये n है। इसको बहुत डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा 8वें 9वें चैप्टर में आता है, स्ट्रेटजीज ऑफ फूड एंड एनहांसमेंट वाले में आता है। चलो, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं होता क्या। ये जो ड्रोन है ना, ये मेल है और फर्टाइल है। ये जो वर्कर है ये फीमेल है और स्टेराइल है। ये जो क्वीन है ये भी फीमेल है और ये फर्टाइल है। तो भगवान जी ने ऐसे बनाया। अब जो हनी बी में पार्थिनोजेनेसिस हो रहा है वो सिर्फ इसी के अंदर हो रहा है, बाकी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आ रहे हैं, डिप्लॉयड आ रहे हैं। जब बाकी डिप्लॉयड आ रहे हैं तो इसका मतलब कंप्लीट हुआ या इनकम्प्लीट हुआ? तो इनकम्प्लीट हुआ। मैंने क्या कहा, अगर ऑर्गेनिज्म की जिंदगी सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस से चल रही है तो उसे बोलेंगे कंप्लीट, लेकिन इसमें तो दोनों हो रहा है। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कैसे हो रहा है। डिटेल में फिर पढ़ेंगे अलग चैप्टर में, क्योंकि इसमें पढ़ाऊंगा तो 1 घंटा इसमें लग जाएगा, लेकिन आपको आइडिया दे। देखो बच्चे, क्या है ना कि भगवान जी ने कहा कि ड्रोन बनाओ और क्वीन बनाओ। तो ड्रोन है मेल, फर्टाइल मेल, ठीक है। ड्रोन पार्थिनोजेनेसिस से बना। कैसे बना? अब पहले मेरी बात समझो। ड्रोन और क्वीन, इनकी मेटिंग होती है। देखो, क्वीन का काम ही रिप्रोडक्शन है, क्वीन का काम ही रिप्रोडक्शन है, ठीक है। बहुत डिटेल में फिर बात करेंगे। जब ड्रोन और क्वीन को फर्टिलाइज करता है ना, ड्रोन क्वीन को फर्टिलाइज करता है, ठीक है। मेटिंग होती है, एयर में मेटिंग होती है, हवा में। तो क्या होता है ना, क्वीन जो है ड्रोन के कुछ मेल और जो पार्ट होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उनको पकड़ लेती है कस के, और फिर उसको छोड़ती नहीं है, और फिर ड्रोन जो है मर जाता है मेटिंग करने के बाद। जब वो अपना स्पर्मेटोजोआ उसमें डिपॉजिट कर देता है क्वीन में, उसके बाद मर जाता है। ये सब आगे बताऊंगा, इसकी वीडियोस भी दिखाऊंगा। तो कहने का मतलब है ड्रोन और क्वीन की मेटिंग हुई, ड्रोन उसके बाद मर गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि क्वीन जो है वो 2 तरह के एग्स ले कर रही है, 2 तरह के एग्स ले करती है। एक तो अनफर्टिलाइज्ड और एक फर्टिलाइज्ड। अब आप कहोगे सर अनफर्टिलाइज कैसे आ रही है? अनफर्टिलाइज तो वो वैसी करती रह रही, बिना मेटिंग के जो कर रही थी वो अनफर्टिलाइज थे। तो अनफर्टिलाइज से बन गए फिर से ड्रोन, और जो फर्टिलाइज है ना वो है 2n, और वहां से बनेंगे वर्कर, वहां से वर्कर बनेंगी जो फीमेल्स हैं, जो 2n। अब वर्कर्स में भी ना कुछ ऐसी हनी बीज होती हैं जिन्हें हम नर्स हनी बीज कहते हैं, जिनके अंदर से रॉयल जेली सीक्रेट होती है। 7वें दिन वो रॉयल जेली जो लार्वा खा जाता है वो क्वीन बन जाती है। तो ये ऐसी पूरी पूरी लंबी चौड़ी कहानी है, मैं बताने लगूंगा तो 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन कहने का मतलब यह है कि इनकी लाइफ में अभी जो हमें जानना है, इनकी पूरी स्टोरी आगे आएगी, इसकी पूरे वीडियोस भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो इनकी स्टोरी में यह है कि क्वीन बी ने 2 तरह के एग लेकर, एक अनफर्टिलाइज और एक फर्टिलाइज। तो जब अनफर्टिलाइज एग से आ गया तो हो गया आपका पार्थिनोजेनेसिस, लेकिन जब फर्टिलाइज एग से आया तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ ना, है ना। तो इसका मतलब इसकी लाइफ में इंडिविजुअल जो डेवलप हो रहा है, क्या वो पूरी तरह से पार्थिनोजेनेसिस से? तो आंसर है नहीं। इसीलिए मैंने इसको लिखा इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस। देखो क्या लिखा, इनकम्प्लीट और साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस। क्या लिखा मैंने यहां पर, इन ड्रोन्स fertilized egg give rise to queen and workers and unfertilized egg develop into the drones। और ये आपका रहा ड्रोन, ठीक है। आई होप मेरी बात समझ में आ गई हो। फटाफट बताओ जल्दी से। सर एक बार वो वाला स्लाइड कर देना, कौन सा वाला बेटा? जिसमें आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे। अच्छा ये रहा। ये तो पूरी कहानी अभी आगे आएगी, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है, क्योंकि हनी बी की तो बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है, 1 घंटे की पूरी है स्टोरी है। कैसे वो हनी कलेक्ट करके लाती है, कैसे हम हनी खाते हैं। हनी एक्चुअली वॉमिटिंग होती है हनी बी की, उसको खाते हैं। फिर वैक्स प्रोड्यूस होती है। क्वीन जो है बहुत सारे ड्रोन से घिर जाती है, फिर क्वीन एक ड्रोन से मेट करती है, कभी कभी बहुत सारे ड्रोन से भी मेट कर लेती है, दूसरी क्वीन बनने नहीं देती है, बाकी क्वींस को मार दिया जाता है। एक बीहाइव में 2 से 5 साल तक के लिए एक मतलब बहुत सारी हनी बीज के बीच में एक क्वीन होती है। सब आपको बताऊंगा बाद में, अभी नहीं बताया, क्योंकि वो फिर अलग टाइप का चैप्टर शुरू हो जाएगा। सर फीमेल में एग प्रोड्यूस हो रहा होगा, तो अगर वो एग फ्यूज नहीं कर रहा है तो वो अनफर्टिलाइज्ड हो गया, तो वो उससे ड्रोन बन रहा है। हाँ जी। और सर फर्टिलाइजेशन में फीमेल तो एग बना रही है तो वो तो 2n है,
और जो मेल से मिल रहा है वो तो एन है, तो 2n बेटा और ना n ना ना ना, एक मिनट होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो। फीमेल में एग 2n कैसे होगा? फीमेल में एग तो एन ही होता है ना, मियोसिस से बनता है ना एग, तो एग तो हमेशा ही एन होता है बच्चे, अगर स्पर्म फ्यूज कर गया। यस सर, तो मेरा मतलब ये था कि फ्यूजन के पहले तो फिर क्वीन में मियोसिस होगा ना। हाँ बिल्कुल होगा, 100% होगा, तभी तो बोल रहा हूँ ना कि पूरी तरह से पार्थिनोजेनेसिस नहीं हो रहा। क्वीन की बॉडी में मियोसिस हो रहा है ना, तो मियोसिस होने के बाद हमेशा एग तो उसका हमेशा ही हैप्लॉइड है, जो वो बाहर ले कर रही है अनफर्टिलाइज भी हो सकता है और उसको ड्रोन का स्पर्म फर्टिलाइज भी कर सकता है। नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ? नो सर, समझ गया। नो सर समझ गए मतलब समझ गए, या नो सर समझ गए मतलब समझा नहीं मैं, मतलब क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट? यस सर। अच्छा ठीक है। तो कहने का मतलब अब देखो इसकी लाइफ साइकिल में, इसकी लाइफ साइकिल में हो क्या रहा है, इसकी लाइफ साइकिल में पूरी तरह से पार्थिनोजेनेसिस नहीं हो रही ना। देखो स्लाइड को पढ़ो, ये देखो क्या लिखा है, पढ़ो इसको आराम से पढ़ो। इन honeybees fertilized eggs give rise to queen and worker, both are females, and unfertilized egg develop into drones। यानी कि पूरी तरह से पार्थिनोजेनेसिस नहीं हो रही, ऑर्गेनिज्म आधा पार्थिनोजेनेसिस से और आधा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। बोलो बच्चों। तो पार्थिनोजेनेसिस को किस में इंक्लूड करते हैं, सेक्सुअल में या सेक्सुअल? पार्थिनोजेनेसिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल जैसा है ये, है ना, इट इज नॉट एसेक्सुअल, एसेक्सुअल जैसा है, मतलब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एक्सेप्शन है, आप ये कह सकते हो, एसेक्सुअल बिल्कुल नहीं कह सकते, ठीक है। यस सर लेकिन कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस में तो एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था ना, तो वो असेक्सुअल क्यों नहीं हो सकता है? क्या चीज क्या कह रहे हो बेटा? सर कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व थे ना, तो वो हाँ तो हाँ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। हाँ, उसको बराबर मान सकते हैं, इक्विवेलेंट मान सकते हैं, सही कह रहे हो आप, इक्विवेलेंट मान सकते हो। आपने पूरा पार्थिनोजेनेसिस कहा इसलिए मैंने मना कर दिया, क्योंकि इनकम्प्लीट भी होता है ना, समझ रहे हो? कहाँ गए बच्चे, डिसॉल्व हो गई? जल्दी जल्दी बताओ, यस या नो? यस सर। यस सर। ठीक है ओके। सर पार्थेनोजेनेसिस हैप्लॉइड और डाइप्लॉइड दोनों ऑर्गेनिज्म में हो सकता है। पार्थिनोजेनेसिस हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिज्म तो डिप्लॉइड ही है बेटा, मियोसिस करने के बाद उसका एग बन रहा है, अगर एग से डेवलपमेंट हो रही है तो पार्थिनोजेनेसिस कह रहे हैं। हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में पार्थिनोजेनेसिस किसी में नहीं देखा गया। ऑर्गेनिज्म देखो, ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना, ये देखो ये सब कौन है? 2n है, छिपकली 2n है, ये भी 2n है, ये क्वीन तो 2n है ना, जो बन गया वो n है, ये n है, दिस इज हैप्लॉइड, समझे? अब इसके अंदर थोड़ा पार्थिनोजेनेसिस होगा, ये तो मेल है, ये तो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म से थोड़ा कुछ बनता है, समझे मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। ठीक है, मुश्किल तो नहीं लग रहा ना, क्लैरिटी हो रही है ना? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब देखो इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस में और भी आती हैं चीजें, देखो जैसे एफिड्स, अभी मैं आपको एफिड की पिक्चर भी दिखा दूंगा, एफिड की पिक्चर मेरे पास होगी, देखते हैं, ये है एफिड, देखो पहले एफिड को पहचान लो, ये एफिड है, ये भी एक कीड़ा है, ठीक है, इसका नाम है एफिड, कई लोग इसे एफिस भी बोलते हैं, एफिस और एफिड एक ही बात है, ठीक है, ये कीड़ा है, देखो ये एफिड है, ये मैं जानबूझकर आपको दिखा देता हूं ताकि आपको ना क्लैरिटी हो जाए, नहीं तो फिर बच्चे रट्टे मारते रहते हैं, पिक्चराइजेशन दिमाग में होना चाहिए ना, यही तो फायदा है इसका पढ़ने का, मतलब ऑनलाइन पढ़ने का। देखो क्या कह रहा हूं, इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस में ही eggs of aphid develop into females which produce many generation of female, parthenogenesis during the summer months। वहां पर क्या हो रहा था, एग से क्या डेवलप हो रहा था, ड्रोन डेवलप हो रहा था, मेल, यहां पर एफिड में क्या डेवलप हो रहा है, फीमेल डेवलप हो रही है, ठीक है। तो ये भी इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, यानी कि बाकी चीजें भी होती हैं, ठीक है। चलिए, पीडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस, देखो बच्चे आपको मैं एक चीज बताता हूं, पीडोजेनेसिस वर्ड का मतलब क्या है? जेनेसिस वर्ड का मतलब है रिप्रोडक्शन, पीडो का मतलब है लार्वा, जैसे कि पीडो वर्ड चाइल्ड के लिए भी यूज होता है, जैसे आप पीडियाट्रिक्स के डॉक्टर होते हैं, आपके बोकारो में भी होंगे कोई, जब आप बीमार हुए होंगे, छोटे बच्चे रहे होंगे,
तो पीडियाट्रिक्स डॉक्टर होते हैं। पीडियाट्रिक्स डॉक्टर का मतलब होता है चाइल्ड स्पेशलिस्ट, जो छोटे बच्चों का इलाज करते हैं उन्हें पीडियाट्रिक्स कहते हैं। तो पीडो जेनेसिस, देखो रिप्रोडक्शन इन लार्वल फॉर्म, इसको पीडोजेनेसिस कहते हैं। फिर से सुनो क्या मतलब है। देखो बच्चे, भगवान जी ने ऐसे बनाया कि रिप्रोडक्शन अडल्ट फॉर्म में होगा। भाई अगर ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो 5 साल का बच्चा मेल या फीमेल रिप्रोड्यूस थोड़ा कर सकता है, कोई एक्सेप्शंस की बात मत करना, नॉर्मली तो नहीं कर सकता। तो अगर मान लो बहुत छोटी एज में ही रिप्रोडक्शन हो गया, लार्वल फॉर्म में ही रिप्रोडक्शन हो गया, उसको पीडोजेनेसिस कहते हैं। ह्यूमन बींग में तो हो ही नहीं सकता, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में लार्वा ही रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। अब लार्वा जब रिप्रोड्यूस करता है तो लार्वा ही पार्थिनोजेनेसिस दिखाएगा, तो फिर उसे बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, पार्थिनोजेनेसिस अकर्स इन द लार्वा, इट इज कॉल्ड पीडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस, यानी कि रिप्रोडक्शन लार्वल फॉर्म में हो गया, लार्वा के अंदर ही पार्थिनोजेनेसिस होना शुरू हुआ। कैसे, अभी समझाता हूं। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल, सर वो For जो example- पिक्चर दिखाए थे वो वाला एक बार दिखाइए ना। कौन सा बेटा, हनी बी का कौन सा पिक्चर? हनी बी वाला। अच्छा, हनी बी वाला पसंद आ गया इस बच्ची को। ये ले बेटा, ये ले, ये तो एफिस है, ये वाला। सर हाँ जी, सर हो गया। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। ये ड्रोन है बेटा, देखो ड्रोन मेल होता है ना, ये याद रखना। यस सर। ठीक है, सर तो क्वीन का स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है क्या? हाँ क्वीन थोड़ी डिफरेंट होती है। एक्चुअली मैंने वो भी इंक्लूड नहीं किया ना, क्योंकि फिर मेरा चैप्टर अलग हो जाएगा, क्योंकि क्वीन, ड्रोन और वर्कर तीनों की शक्लें अलग अलग होती हैं। क्वीन फीमेल होती है, थोड़ी सी साइज में भी बड़ी होती है, और फिर उसके फीचर्स भी अलग होते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने बोला ना बच्चे, ये जो टॉपिक है ना हनी बी वाला, ये 8वें चैप्टर में है, तो वहां पर हम, इसका क्या वर्कर का आपकी आवाज क्रैक हो रही, दोबारा बोलो। वर्कर का क्या रोल होता है? वर्कर का काम होता है कि बी हाइव की सफाई करना, और जो छोटे छोटे लार्वे उनको, जो क्वीन और उसके ड्रोन के बच्चे होते हैं ना, उनको फीड करना और बाहर से नेक्टर लेके आना। वर्कर के भी 3 टाइप होते हैं। पहले 7 दिन वर्कर को स्केवेंजर भी कहते हैं। पहले 7 दिन जो वर्कर पैदा होते हैं ना, तो छत्ते की सफाई करते हैं, बी हाइव की साफ सफाई, मेंटेनेंस। उसके बाद 7वें दिन वो जो यंग लार्वे होते हैं ना, छोटे छोटे, उनको फीड करती है, जो रॉयल जेली सिक्रेट करती है। अगर कोई जो लार्वा रॉयल जेली खा जाएगा, क्वीन बनेगी। फीडिंग का काम होता है। 15 दिन की हो जाती है तो वर्कर अपना अपना मतलब पूरा स्कार्फ वाफ बांध के, पॉकेट पूरे बन के अपना बाहर चली जाती है। वो तो मजाक कर रहा हूँ, कहने का मतलब बाहर चली जाती है बीहाइव से नेक्टर लाने के लिए। तो उसे कलेक्टर भी कहते हैं। जो बाहर जाती है तो उसको स्काउट भी बोलते हैं, फिर कलेक्टर भी बोलते हैं। वो कलेक्ट करके लाती है पॉलन ग्रेन फ्लावर्स के ऊपर से, और पॉलन को मुंह में रख के ले आती है। और जब मुंह में खाती है ना, तो बहुत सारे पॉलन खाती रहती है, तो उसके एलिमेंट्री कैनाल में जाते हैं वो पॉलन्स, और वो पॉलन्स की वॉमिटिंग कर देती है। तो वो वॉमिटिंग हनी बी हाइव में गिर जाती है, उसी को हम हनी कहते हैं। सब आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। जो हम हनी खाते हैं ना, एक्चुअली वो जो वर्कर बीज हैं वो कलेक्ट करके ला रही है नेक्टर को और पॉलन ग्रेन को। तो वो जब खाती हैं तो उनके क्रॉप में से वो वॉमिट हो जाता है। उस वॉमिटस को हम, उस वॉमिटिंग वाले पार्ट को, उसको वॉमिटस को हम हनी कहते हैं। फिर वो बी हाइव बनाती हैं। वर्कर से ही जो वैक्स प्रोड्यूस होती है, वर्कर के एब्डोमेन से, जिससे कि पूरा बी हाइव बनता है। छत्ता जो बनता है ना, वैक्स से बनना होता है, आपने देखा होगा, वो भी वर्कर करती है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको, आगे पढ़ेंगे, समझ गए। तो मेन काम वर्कर का ही है। और वर्कर को भगवान जी ने कैसा बनाया, स्टेराइल। मतलब ड्रोन वर्कर के साथ मेट भी नहीं करेगा, और वो स्टेराइल है, उसके गेमिटी नहीं बनते। क्वीन को बनाया है रिप्रोडक्शन के लिए, इसलिए उसका नाम क्वीन रखा है। क्वीन का मतलब है महारानी, उसका काम ही रिप्रोडक्शन, बस और कोई काम नहीं करती हो। देखो यहां पर बच्चे, ये आपका हो गया। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, पीडोजेनेटिक पार्थोजेनेसिस। देखो अब आप देखो, 3 तरह के पार्थिनोजेनेसिस है पीडोजेनेटिक में, एरिनोटोकी, थैलाइटोकी एंड एम्फीटोकी। अब मैं आपको इसको जुगाड़ बता देता हूं, बड़े बच्चों को याद नहीं होता। देखो बच्चे, सिंपल सी बात है, तीनों टर्म्स लिखे हुए हैं, आसान है याद करने के लिए। सिर्फ आपको ये याद करना है, फिर सब याद हो जाएगा। थैलाइटोकी ये एक तरह का पार्थिनोजेनेसिस है जिसमें फीमेल बनती है। अब आप कैसे याद रखोगे, तो देखो इसके आगे लिखा है थैलाई, थैली, थैली लिखा है, ऐसे याद रख लो। मेल बनता होता तो थैला होता ना, ये थैली है ना। अगर ये फीमेल है तो ये मेल है। और यहां लिखा है एम्फी, एम्फी का मतलब मेल फीमेल दोनों में से कोई भी बन सकता है। सिंपल, आसान हो गया, याद हो गया। मतलब
तीन तरह के पार्थिनोजेनेसिस हैं, याद करने का जुगाड़ बताया मैंने। एक है एरिनोटोकी, एक थैलाइटोकी और एम्फिटोकी। इसमें हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है किससे मेल बन रहा है किससे फीमेल बन रहा है। थैलाइटोकी में थैली लगा हुआ है, थैली मतलब फीमेल होती है, ऐसे याद रख लो, मेल होता तो थैला होता, थैली है तो फीमेल बन रही है। अगर इससे फीमेल बन रही है तो ये मेल हो गया। और एम्फी का क्या मतलब होता है? बोथ। एम्फीबियन जैसे जल पानी में भी रहता है जमीन पे भी रहता है, तो एम्फी का मतलब बोथ, तो दोनों में से कोई भी बन सकता है। समझ में आ गया? तो पेडोजेनेटिक हमेशा पार्थेनोजेनेसिस का ही टाइप, मतलब हाँ जी। वही। हाँ हाँ हाँ, सो मतलब लार्वल कंडीशन में भी अगर बन रहा है तो वो अनफर्टिलाइज्ड ही रहेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। हाँ जी, अच्छा ठीक है, क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई? बोलो बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. यस सर। हाँ ओके बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। देखो एरिनोटोकी में क्या बन रहा है? एरिनोटोकी में बन रहा है मेल्स। क्या बन रहा है? मेल्स। तो रोटीफर्स में होता है, बीज में होता है, वैस्प, टिक्स, माइट, सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया है। इसमें आपको याद रखना है, अभी मैं आपको बताता हूँ रोटीफर्स क्या होते हैं। खाली रोटीफर्स याद रखना है और ड्रोन्स याद रखना है। अभी मैं रोटीफर दिखा रहा हूँ, अभी आपको दिखा रहा हूँ रोटीफर क्या होता है, एस्केल एलिमेंट का होता है। देखो बच्चे, रोटीफर क्या है? ये रोटीफर है। अब आप कहोगे सर ये क्या है रोटीफर? तो रोटीफर जो है एक क्लास है और ऑर्गेनिज्म है जो कि एस्केल हेलमिंथ में आती है। एस्केल हेलमिंथ अगर आपने पढ़ा हो, राउंड वॉर्म्स को कहते हैं 11th क्लास में। ये इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें रोटीफर्स कहते हैं। इनके अंदर भी जो है एरिनोटोकी होती है। एस्केल हेलमिंथ, राउंड वॉर्म जिसके अंदर एस्कैरिस आता है, जिसके अंदर एंटेरोबियस आता है, जिसके अंदर लोआ लोआ आता है, जिसके अंदर वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टा आता है, जिसके अंदर एनसाइक्लोस्टोमा आता है, जिसके अंदर ट्राइचोरा ट्राइचोरिस आता है, इसके अंदर ट्रिचनेला स्पाइरस आता है। बेहोश हो जाओगे, ये सब एनिमल किंगडम है, 11th में पढ़ना था। तो बच्चे उन्हीं में से कुछ ऑर्गेनिज्म है रोटीफेर्स, है ना। इनको हम व्हील ऑर्गेनिज्म कहते हैं। व्हील ऑर्गेनिज्म, व्हील ऑर्गेनिज्म इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है ना, पहिए जैसी होती है। ये थोड़े सिलेंड्रिकल होते हैं, जैसे ये मैं पेंसिल यूज कर रहा हूं या ये मैं स्टाइलर यूज कर रहा हूं, तो इस तरह से सिलेंड्रिकल होते हैं। तो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। रोटीफर्स आपको याद रखना है और हनी भी आपको पता है। बाकी ये जो वैस्ट वैस्ट तिलचट्टे विलचट्टे ये याद रखने की जरूरत नहीं है। दो ही ऑर्गेनिज्म याद करने हैं, किसके अंदर? एरिनोटोकी में। याद रखना है मेल्स बनते हैं। समझ में आ गया? डिसॉल्व हो गए बच्चे? जल्दी बताओ। अच्छा यस सर लिख रहे हैं, ठीक है। बोल भी दिया करो या तो लिख दिया करो। क्या होता है ना, कभी कभी मैं इधर आ जाता हूँ आपके मैसेज पढ़ने लगे तो आप बोल देते हो। ठीक है बच्चे, तो एरिनोटोकी याद रखना। बस क्वेश्चन नीट में यही आएगा, इसके अलावा नीट की औकात नहीं इतना डिटेल में पूछने की। नीट तो एनसीईआरटी पे ही चलता है। सीधा क्वेश्चन ये आएगा कि एरिनोटोकी किसमें होती है। तो आंख बंद करके ड्रोन लगा देना। अब आपको समझ में आ गई। आप सोचोगे मेल एक ही है वहां पर, कहां पर? हनी बी में, बाकी तो फीमेल ही है ना। और ये जो है रोटीफर, रोटीफर अगर आप देखना चाहते हो तो इसको निहार सकते हो। ये रोटीफर है, एस्केल हेलमिंथ है, जिसको हम राउंड वॉर्म्स भी कहते हैं। ठीक है, ये एस्केल हेलमिंथ, व्हील ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ये नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा। नो नीड टू रिमेंबर दिस, नो नीड टू लर्न दिस। ये व्हील ऑर्गेनिज्म थोड़ा ज्यादा बता दिया मैंने, बस रोटीफर याद रहे। चलिए जी, थैलाइटोकी। थैलाइटोकी बच्चे क्या होता है? फीमेल्स बनती हैं इसमें। क्या बनती हैं? फीमेल्स बनती हैं थैलाइटोकी में। अब इसका मेरे पास पिक्चर नहीं है, कहीं पर भी अवेलेबल नहीं थी। लेपिडोप्टेरा एक तरह का इंसेक्ट है। लेपिडोप्टेरा आपको 12th में पढ़ना है, ये मत याद करो। लेपिडोप्टेरा एक ऑर्डर है इंसेक्ट का, बस याद रखो। लेपिडोप्टेरा इंसेक्ट का टाइप है, इतना याद रख लोगे तो चल जाएगा, इसके अलावा नहीं पूछेंगे। ये आपको बायोटेक्नोलॉजी में आएगा लेपिडोप्टेरा, है ना। ये इंसेक्ट है, बस इतना याद रख लो, इंसेक्ट के अंदर होता है। दैट्स इट, इससे ज्यादा कोई नहीं पूछने वाला। इसकी पिक्चर सोलोनेबिया की कहीं पर अवेलेबल नहीं है, तो फिर मुझे मिले नहीं, जबरदस्ती मैं आपको नहीं तंग करना चाहता हूं। खाली इंसेक्ट याद रखो, ठीक है। और तीसरी है आपकी एम्फिटोकी, जो कि एफिड्स में होती है। वही एफिड जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था, उसी को एफिड्स भी कहते हैं। एम्फिटोकी में कोई भी डेवलप हो सकता है, मेल फीमेल कुछ भी। ठीक है, कर लोगे याद बेटा? फटाफट बताओ, फटाफट। एरिनोटोकी जल्दी लिखो, वहां पर एग्जाम्पल लिखो, याद हो जाएगा। एरिनोटोकी कहां पर होती है? फटाफट लिखो, जल्दी जल्दी, चैट में लिखो, चैट में बोलेगा कोई नहीं। एरिनोटोकी कहां कहां होती है? ड्रोन, रोटीफर्स, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और आपकी दूसरी वाली टोकी कौन सी है? दूसरी वाली टोकी है आपकी थैलाइटोकी। थैलाइटोकी किसमें होती है? अभी मैंने बताया, इंसेक्ट्स में, है ना। और एम्फिटोकी किसमें होती है? एफिड्स में। चलिए, गुड्डम गुड्डम, वेरी गुड। सर वो लिजर्ड वाला जो था वो भी एम्फिटोकी में आएगा फिर? लिजर्ड? कौन सा लिजर्ड वाला? सर लासर्टा वाला जो था।
लेसरेटा वाला, ये देखो लेसरेटा वाला जो था वो थैलाइटोकी था बच्चे, वहां पर भी थैलाइटोकी था, फीमेल बन रही थी। ये देखो मैं दिखाता हूं आपको, वो मैंने वहां पर छोड़ दिया था, बताया नहीं था आपको। ये जो लिजर्ड वाला है ना, ये कंप्लीट ऑब्लिगेटरी, इसमें भी फीमेल ही बनती है, ये फीमेल ही है, ये भी थैलाइटोकी एग्जांपल है, फीमेल। आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया, वैसे लिखा नहीं हुआ था कहीं पर, बुक्स में लिखा नहीं रहता, मैं बता देता हूँ, फीमेल ही बनती है, ठीक है। ये भी फीमेल है, थैलाइटोकी का एग्जांपल है। टिफ्लिना ब्राह्मणा ना, ये भी थैलाइटोकी का एग्जांपल है। लेकिन ये किसके एग्जांपल है? कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस में, मतलब और कुछ होता ही नहीं। yes. चलिए खत्म हो गया, बस चैप्टर में एक पॉइंट हमें और डिस्कस करना है। इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा ना, एक बार रिवाइज कर लेना, दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखो आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस हम कैसे कर सकते हैं? कभी कभी हम आर्टिफिशियल स्टिमुलस देके भी कर सकते हैं, जैसे फिजिकल और केमिकल स्टिमुलस, कोई टेम्परेचर देके या कुछ केमिकल देके अगर हम पार्थिनोजेनेसिस को इंड्यूस कर सकें, ऐसा कुछ इंसेक्ट्स में हम कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसके याद नहीं कर रहे, करने ही नहीं है, सिलेबस में ही नहीं है, आते भी नहीं है, एक्सपेरिमेंटल है, तो उसे आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। मतलब आपने इंड्यूस किया, वो जो पीछे पड़ रहे थे वो सब नेचुरल थे, ये आपने इंड्यूस किया तो इसलिए आर्टिफिशियल हो गया। आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस का मतलब है कि आपने इंड्यूस किया, पार्थिनोजेनेसिस हो नहीं रहा, कैसे? केमिकल डाल के या टेम्परेचर चेंज कर। देखो फिजिकल स्टिमुलस क्या होती है? चेंज इन टेम्परेचर, पीएच, इलेक्ट्रिक शॉक, अल्ट्रावायलेट रेज, मैकेनिकल स्टिमुलस, ये सब करने से भी पार्थिनोजेनेसिस हो जाता है कुछ कुछ इंसेक्ट्स, एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। फिर केमिकल स्टिमुलस, दे इंक्लूड चेंजेस इन द सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन, क्लोरोफॉर्म, अल्कोहल, यूरिया, फैटी एसिड, कुछ भी केमिकल डाल के हम जो है पार्थिनोजेनेसिस कर सकते हैं। कैसे? आर्टिफिशियली। फिर से सुन लो, जो मैं आपको पहले पार्थिनोजेनेसिस बता रहा था, जैसे मैंने आपको बताया कंप्लीट, इनकम्प्लीट, है ना, तो पीडोजेनेटिक, वो सब नेचुरल थे। लेकिन आप लैब में किसी छोटे छोटे इंसेक्ट को आप जो है आर्टिफिशियली इंड्यूस करके भी पार्थिनोजेनेसिस कर सकते हैं, तो उसके लिए फिजिकल और केमिकल स्टिमुलस देने पड़ेंगे, टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, अल्ट्रावायलेट रेज दे सकते हैं, केमिकल में आप सॉल्ट दे सकते हैं, कुछ केमिकल डाल सकते हैं, क्लोरोफॉर्म, ईथर, अल्कोहल, यूरिया, फैटी एसिड, इनसे भी कभी कभी जो है पार्थिनोजेनेसिस हो जाता है, नए नए इंडिविजुअल डेवलप हो जाते हैं। यही सब तो काम साइंटिस्ट लोग करते रहते हैं। आप देखते हैं कहीं कहीं पर साइंटिस्ट लोग छोटे छोटे जीव बनाते रहते हैं, तो उसे हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। समझ में आ गया बच्चे? बताइए। एक बार मैं सारी स्लाइड्स उलट देता हूं क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया। ये देखो हमने जो आज पढ़ा, मैं शुरू से बता देता हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। हमने यहां से पढ़ना शुरू किया, देखते जाना फटाफट। तो पार्थिनोजेनेसिस मैंने आपको बता दिया, ये ओविपेरस बताया, ये एम्ब्रियोजेनेसिस बताया, देखते जाओ। जाइगोट मैंने आपको बताया, देखो यहां से ये स्लाइड में आपको क्या दिख रहा है, जाइगोट रेस्टिंग फेज में जा रहा है, कुछ कुछ एल्गी और कुछ कुछ फंजाई में जाइगोस्पोर बन जाता है। मैंने आपको बताया जाइगोस्पोर बन जाता है, इसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। सब में ऐसा होता नहीं है, लेकिन कुछ में ऐसा होता है। अगले साइकिल में मैंने आपको ये बताया कि जाइगोट बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में रेस्ट में नहीं जाता, तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो जाती है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया डिप्लोहैप्लॉन्टिक हो जाती है। फिर मैंने एम्ब्रियोजेनेसिस बताना शुरू किया, ओविपेरस और विविपेरस एनिमल्स में डिफरेंस बताना शुरू किया। फिर इसके अलावा मैंने आपको बताया ओविपेरस। ओविपेरस का मतलब है कि हैचिंग जो हो रही है वो बॉडी के अंदर ही हो रही है, यूट्रस के अंदर ही हो रही है। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि पार्थिनोजेनेसिस का मतलब वर्जिन बर्थ है, एग से पार्थिनोजेनेसिस हो रहा है, अनफर्टिलाइज्ड ओवम से हो रहा है, तो हैप्लॉइड इंडिविजुअल बनेगा। फिर मैंने आपको ये बताया कि पार्थिनोजेनेसिस दो तरह से हो सकते हैं, एक नेचुरल हो सकते हैं, एक आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल तो हमारे सिलेबस में नहीं, आर्टिफिशियल आप कर रहे हैं अपने लेबोरेटरी में फिजिकल और केमिकल स्टिमुलस देके। नेचुरल जो होता है वो आपका पार्थिनोजेनेसिस कंप्लीट, इनकम्प्लीट और पीडोजेनेटिक हो सकता है। तो कंप्लीट पार्थिनोजेनेसिस में आपको मैंने बताया ऑब्लिगेटरी का मतलब जिसमें सिर्फ पार्थिनोजेनेसिस से ही जन्म हो रहा है, जैसे लेसरेटा और जैसे टिफ्लिना, ठीक है, ये दोनों आपको दिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो, उसके बाद मैंने आपको बताया इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस, जैसे कि हनी बीज में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, पार्थिनोजेनेसिस भी हो सकता है ना, ये मैंने आपको ड्रोन दिखाया। फिर मैंने आपको बताया इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस कुछ कुछ एफिड्स में भी होता है। फिर मैंने आपको बताया कि पीडोजेनेटिक, जब लार्वा ही डिवाइड करना शुरू कर देगा तो उसे पीडोजेनेटिक कहेंगे।
तो पीडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस भी जो है वो 3 तरह से है। नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस 3 तरह से आपका आ गया, एरिनोटोकी, थैलाइटोकी और एम्फाइटोकी। तो एरिनोटोकी में क्या डेवलप हुआ? मेल डेवलप हुआ, ठीक है। और थैलाइटोकी में क्या डेवलप हुई? फीमेल डेवलप हुई। थैलाइटोकी में क्या डेवलप हुई? फीमेल डेवलप हुई। तो मैं यहां एग्जांपल डाल देता हूं, टिफ्लिना भी आएगा इसमें, और इसके अलावा लेसरेटा भी आएगी, ठीक है। ये हमने लिख दिया लेसरेटा। फिर उसके बाद हमने बात करी कि पार्थिनोजेनेसिस अगर दोनों में से कोई भी डेवलप हो जाए तो एम्फीटोकी कहते हैं। फिर मैंने बात कराई आपको आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस, जहां पर आपको एक स्टिमुलस देना है। वो स्टिमुलस फिजिकल भी हो सकता है, वो स्टिमुलस केमिकल भी हो सकता है। फिजिकल में टेम्परेचर, पीएच, इलेक्ट्रिक शॉक, अल्ट्रावायलेट रेज, मैकेनिकल स्टिमुलस, ये सब नहीं पूछेंगे लेकिन पता होना चाहिए। और केमिकल में कुछ भी सॉल्ट्स हो सकते हैं। चलो बच्चों, रिवाइज भी हो गया। अब बताओ, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम्स? बोलेंगे बच्चे डिसॉल्व हो गए, सो गए, प्रेसिपिटेट हो गए, सॉल्ट बन गया आपका। चलिए, वेरी गुड। सर नियोटेनी क्या होता है? नियोटेनी का मतलब होता है कोई भी लार्वल कैरेक्टर अगर रिटेन हो जाते हैं, रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर। देखो, आपने पूछा है तो मैं बता देता हूं, नियोटेनी, नियोटेनी का मतलब होता है लार्वल कैरेक्टर्स अडल्ट में पास हो जाते हैं, लार्वल कैरेक्टर्स का रिटेंशन। अब जरा ध्यान से सुन लेना बेटा, जो आप पूछ रहे हो मैं आपको बता देता हूं। ये एक्सोलोटल लार्वा में होता है, एक्सोलोटल लार्वा। एक्सोलोटल लार्वा किसका होता है? एक्सोलोटल लार्वा होता है सैलामेंडर का। सैलामेंडर कौन है? एक एम्फीबियन है। सैलामेंडर आपकी एनसीईआरटी में भी दिया हुआ एनिमल किंगडम में। सुनिए, सुनो आप क्या कह रहा हूं। आप ये देखो कि जब लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट होता है, मेरी बात समझना, जब लार्वा अडल्ट में कन्वर्ट होता है तो लार्वा के कैरेक्टर तो गायब हो जाते हैं भाई। जैसे हम अगर सबसे कॉमन लार्वा जो हमें पता है वो टैडपोल ही पता है। टैडपोल फ्रॉग में कन्वर्ट हुआ तो टैडपोल की पूंछ गायब हो गई, है ना, टैडपोल के गिल्स भी गायब हो गए। लेकिन इन भाई साहब में लार्वल कैरेक्टर हैं वो अडल्ट में पास हो जाते हैं, ऐसे के ऐसे ही अडल्ट में चले जाते हैं। तो उसको नियोटेनी कहते हैं, रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर। यानी कि लार्वा के कैरेक्टर अडल्ट में चले गए, जो कि नहीं जाने चाहिए थे, क्योंकि लार्वा और अडल्ट के कैरेक्टर अलग अलग होते हैं। लेकिन लार्वा के कैरेक्टर ही अडल्ट में पास हो गए, तो इस फिनोमिना को नियोटेनी कहेंगे। किसने पूछा था बेटा? आगे समझ में? यस सर। Clear हो गया? ह्यूमंस में भी हो सकता है क्या? क्या चीज? नहीं नहीं, ह्यूमन बींग्स में नहीं होता। एक अलग क्वेश्चन है, ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस का टाइप है। बच्चे हो सकता है अगर कोई ऑप्शन ना दिया हो तो, वैसे ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस अलग होता है, लेकिन आप अगर नहीं ऑप्शन है तो लगा सकते हैं ब्लेंडिंग, क्योंकि मिक्सिंग थोड़ी बहुत हो जाती है ना। ये मैंने आपको जेनेटिक्स अगर आपने मेरे से पढ़ा हो, यूट्यूब पे भी मैंने पढ़ाया था। मेरा बिल इस जलापा में रेड और व्हाइट को क्रॉस करोगे तो पिंक बनेगा। कई लोग उसे ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस मान लेते हैं, लेकिन उसको नहीं मानना चाहिए। ठीक है मनीष? चलिए, और कुछ? एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? चैप्टर ये खत्म हो गया बच्चों आपका। ये पहला चैप्टर था जो कि सबसे रद्दी चैप्टर है। क्यों रद्दी है? क्योंकि इसमें कुछ समझने वाला कम था। अब जो चैप्टर शुरू होंगे वो बड़े जबरदस्त है। अब आप मुझे पहले बताओ, पहले जूलॉजी का चैप्टर पढ़ना चाहोगे या बॉटनी का? मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी पढ़ा सकता हूं, मैं फ्लावरिंग प्लांट भी पढ़ा सकता हूं, जोन सा आप कहोगे? बच्चे बताओ। बायोलॉजी। बायोलॉजी तो बता रहा हूँ बेटा, ये बायोलॉजी का ही तो पार्ट है, फिजिक्स थोड़ा पढ़ा रहा हूँ। सॉरी, आई मीन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चलो ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन खत्म कर लेते हैं। पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे, फिर बॉटनी वाला पढ़ेंगे। ठीक है, चलो डन। फिर अगली, इसके बाद फ्लावर वाले ही पढ़ाइए ना, स्कूल में उसी सीक्वेंस में चल रहा है। अरे बेटा कोई भी पढ़ ले यार, बच्चे दोनों पढ़ने हैं, ह्यूमन वाला भी पढ़ना है, जो आपको मन करे। ऐसा चलो जो मेरा मन करेगा मैं पढ़ा दूंगा, दोनों पढ़ने हैं, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 8 क्वेश्चन आते हैं नीट में, है ना, तो वही पहले पढ़ लेते हैं, बॉटनी वाला बाद में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी दोनों पढ़ाता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझा दूं। चलो ठीक है, अगली क्लास में मैं खुद ही सोच के पढ़ा दूं, पढ़ना तो सब कुछ ही है। ठीक है बच्चों, चलो फिर खत्म कर देते हैं। अभी क्लास तो कुछ बताने के लिए नहीं है। ठीक है, आप पढ़ लेना इस चैप्टर को अच्छे से, एनसीईआरटी से भी पढ़ लेना। ठीक है बेटा? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।